हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस में थ्योरेटिकल वीडियो के माध्यम से हम लोग पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और भारतीय संविधान का निर्माण, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था। जो भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है वह किस प्रकार की व्यवस्था है। तो हमारे देश में जो व्यवस्था है दोस्तों, वह संघात्मक व्यवस्था है। आज उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि संघात्मक व्यवस्था किस प्रकार की होती है और हमारे देश में यह व्यवस्था किस प्रकार से लागू है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, संघात्मक व्यवस्था। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे पॉइंट वह है आप लोगों का संघात्मक व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, जो संघात्मक व्यवस्था है यह भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसके अनुसार बताया गया है कि भारत अर्थात जो इंडिया होगा वह राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो आप लोगों का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को, कई एग्जाम में आप दिए होंगे तो देखे होंगे कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि भारत जो है क्या है। ठीक है, राज्यों का संघ है। ठीक है, इस तरह से आपके ऑप्शन दिए रहते हैं। तो जो क्या है आपका भारत, यानी कि इंडिया। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसे इंडिया कहते हैं। तो भारत अर्थात जो इंडिया है यह राज्यों का संघ है। अंग्रेजी में कहा जाए तो यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इसी क्रम में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि संघ शब्द को प्रयोग करने के 2 कारण उन्होंने बताया। ठीक है, इस संघात्मक व्यवस्था में जो ये संघ शब्द है इसको संघ क्यों कहा गया है, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने इसके लिए 2 कारण बताए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को संघ और परिसंघ, ये 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे आगे के पॉइंट में। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो संघ क्या होता है, सबसे पहले इसे आप लोग समझ लीजिए, तब जाके आपको जो पॉइंट है आगे समझ में आएगा कि संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, उससे संबंधित जो भी पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, संघ, इसका मतलब इसे अंग्रेजी में जो हम लोग कहते हैं फेडरेशन कहते हैं। ठीक है, संघ जो है इसे इंग्लिश में फेडरेशन कहा जाता है। और यह संघ शब्द जो है यह लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, लैटिन शब्द से लिया गया है। किस शब्द से दोस्तों? तो यह लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दोस्तों संधि। ठीक है, यह लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है संधि। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जो संघ है यह लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है संधि। इसे यदि हम और भी अपने अन्य शब्दों में इसे समझने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कई राज्य आपसी समझौते के द्वारा एक बड़ी इकाई संघ का निर्माण करते हैं। वह एक केंद्रीय सरकार के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। जैसे कि आप अमेरिका देखेंगे, अमेरिका जो है वह क्या है, वह ठीक है वह संघीय है। ठीक है, और भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, एक प्रकार के संघीय देश हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे राज्य, ठीक है, ऐसे राज्य जो आपस में क्या करते हैं, कई संघों को बनाकर एक इकाई बनाते हैं। ठीक है, और अपने आप को एक केंद्रीय सरकार के थ्रू चलाते हैं, यानी केंद्र को सौंप देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं संघ। और हमेशा आपसे प्रश्न बनेगा कि जो संघ शब्द है ये किस भाषा का है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का? लैटिन शब्द का है और इसका अर्थ होता है संधि। तो ये तो हो गया आपका संघ। ठीक है, संघ क्या होता है आप लोग समझ चुके हैं कि कई राज्य जब आपस में समझौता करके एक बड़ी इकाई के रूप में बनते हैं और अपने आप को एक केंद्रीय, ठीक है, सरकार के अधीन कर देते हैं, तो वही हमारा संघ कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग जब आगे देखेंगे तब आप संघ का मतलब और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके अमेरिका हो गया, भारत हो गया अपना देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या संघीय व्यवस्था है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे कि आप संघ की विशेषताएं देखेंगे तो क्या क्या इसमें संघ में आप देखेंगे शक्तियों का विभाजन किया गया है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता आपको देखने को मिलती है। इसमें जो संविधान होते हैं वह लिखित होते हैं, कठोर होते हैं, और इसमें जो न्यायपालिका होती है वह स्वतंत्र होती है। तो शक्तियों का विभाजन का मतलब दोस्तों यह होता है कि जो राज्य की जो शक्तियाँ होंगी, ठीक है, उनकी अलग शक्तियाँ होंगी और केंद्र की शक्तियाँ अलग होंगी। और दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि राज्य की, ठीक है, जैसे कोई आपके जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। ठीक है, यानी कि जो वहाँ का स्टेट का यदि कोई नागरिक है तो वह स्टेट का नागरिक भी कहलाता है और वह क्या कहलाता है, यूएसए का भी नागरिक कहलाता है। ठीक है, तो 2 तरह का वह नागरिक वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। और अपने भारत में
जो क्या है, किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकहरी नागरिकता। आप किसी राज्य के हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या आप झारखंड के हैं या बिहार के हैं। आप हमेशा ये कहेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, आप स्टेट के नागरिक भी होते हैं और यूएसए के भी नागरिक कहे जाते हैं। तो ये होता है दोहरी नागरिकता और इकारी नागरिकता। लिखित संविधान आप लोग जानते ही हैं कि जो लिखित रूप में होता है, कठोर संविधान यह होता है कि जैसे कुछ नियम बनाए गए हैं उसमें आप आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये हो गया कि जो संघ और जो राज्य होंगे उनके बीच यदि कोई विवाद होगा तो जो न्यायपालिका होगी वह स्वतंत्र रूप से क्या करेगी, निर्णय देगी। ठीक है, ना ही वह संघ के दबाव में कार्य करेगी, ना ही वह राज्य के रूप में। ठीक है, वह हमेशा स्वतंत्र होकर क्या करेगी, न्याय का काम करेगी। तो ये तो हो गई संघ की परिभाषा और संघ की कुछ विशेषताएं। इसे आप लोग हमेशा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इतना आप मुझे लगता है कि जानते होंगे। ठीक है, और जानना भी चाहिए कि जब आप लोग टेस्ट पीएचडी का एग्जाम दे रहे हैं तो संघ क्या होता है, ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। यदि आप नहीं जानते थे तो आज इसे नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये पॉइंट में मैंने लिखा नहीं है, फिर भी इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए परिसंघ क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। परिसंघ में होता है दोस्तों जो प्रभुसत्ता, ठीक है, जो प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के द्वारा क्या होता है, एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्या करते हैं, समझौते के आधार पर अपने संघ या परिसंघ का वो निर्माण करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जो प्रभुसत्ता होती है वह खुद को क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। ठीक है, वह केंद्र के अधीन यदि रहेंगे तो वह फिर भी अपने लिए क्या कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, अपने लिए वह नियम कानून बना सकते हैं, वह क्या होते हैं, परिसंघ होते हैं। देख लीजिए अब इसको, यदि इनमें हम लोग अंतर डिफरेंस देखें तो किस प्रकार से डिफरेंस दे सकते हैं संघ और परिसंघ में। तो दोस्तों परिसंघ में क्या होता है, राज्यों की संप्रभुता हमेशा बनी रहती है। ठीक है, जो राज्य होंगे परिसंघ में उनकी संप्रभुता बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन संघ में नहीं ऐसा होता है। ठीक है, संघ में जो संप्रभुता होती है वह दोस्तों केंद्र में निहित हो जाती है। ठीक है, वह राज्यों के अंतर्गत नहीं आएगी, वह केंद्र के अंतर्गत आएगी। और परिसंघ में राज्यों की संप्रभुता हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा किसी स्टेट, ठीक है, राज्य के निर्माण में, ठीक है, 4 चीज़ें आवश्यक होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है पता होगी, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों को पता है कमेंट करके जरूर से बताइए कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से 4 हैं। ठीक है, दूसरा यदि हम इनके अंतर देखें, इनके बीच का अंतर, तो इसमें देखिए परिसंघ में समझौते द्वारा किसी राज्य को, ठीक है, राज्य का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई समझौता इनके अंतर्गत होता है तो कोई नया राज्य नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन संघ में क्या होता है, कई राज्यों को मिला के एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है। तो ये तो हो गया इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसके विषय में। ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो टॉपिक है दोस्तों वह है संघात्मक व्यवस्था। तो याद रखिएगा संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और अंतर आप इससे लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे देश में जो संघात्मक व्यवस्था है दोस्तों वह किस प्रकार की है। देखिए भारत का परिसंघ इकाइयों के बीच किसी करार के परिणाम स्वरूप नहीं है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत का जो परिसंघ है, ठीक है, वह इकाइयों के बीच किसी करार का परिणाम स्वरूप नहीं है। ठीक है, यानी कि वह किसी के द्वारा, ठीक है, किसी के बीच में कोई करार, कोई समझौता नहीं हुआ है। ठीक है, जो भारत का परिसंघ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यदि हम लोग देखते हैं, संगठक की इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब जो भारत के जो राज्य होंगे, ठीक है, भारत के राज्यों को मिला के जो संघ बना है, ठीक है, तो उसको ये नहीं कि हम जो भारत से अब अलग हो जाएं। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि हम भारत इसके अधीन नहीं रहेंगे, हम अपना अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेंगे। ऐसा कोई भी संघ नहीं कह सकता। भारत के संगठन के जो भी इकाइयों के रूप में जो भी संघ होंगे, जो भी स्टेट होंगे, वह अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि संघ शब्द से किसी विशेष प्रकार के परिसंघ का स्पष्टीकरण नहीं होता। वही बात बताई गई कि यदि संघ शब्द से ये नहीं कह सकते कि कोई विशेष प्रकार का परिसंघ बन गया, यानी कोई विशेष प्रकार का आपको संघ की संज्ञा दी गई है तो आप ये कहें कि हमारे अंदर संप्रभुता आ गई, हम अलग अपने आप को मानेंगे, हम स्वतंत्र मानेंगे, इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। ठीक है, आप हमेशा केंद्र के अंडर में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय संविधान के
उपबंधों, ठीक है, ये थोड़ा सा गैप हो गया है, उपबंधों के आधार पर संघात्मक व्यवस्था का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी भारतीय संविधान के यदि उपबंधों को देखा जाए, उसके आधार पर देखा जाए, तो जो संघात्मक व्यवस्था है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। किसके आधार पे? भारत में जो संविधान बनाए गए हैं उसके जो भी उपबंध है उनके आधार पर हम संघात्मक व्यवस्था का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, कुछ पॉइंट है संघ और परिसंघ के विषय में। आगे देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों, जो भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है इसमें दो तरह के लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण है आपका संघात्मक, दूसरा है आपका एकात्मक। अब ये संघात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण क्या होते हैं उसके हम लोग विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने ये आप लोगों के, ठीक है, नोट्स बनाया है, पीडीएफ बनाया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं, क्योंकि मैं पीडीएफ वहाँ पे फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ और किताबों में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी किताब लेंगे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको, ठीक है, एक नोट्स के रूप में किताब में नहीं मिलता है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जो आपकी समझ से, ठीक है, बाहर के होते हैं। तो उसे जब नोट्स के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आसानी से समझ में होती है और शॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, जो भारत में पहली व्यवस्था आपकी संघात्मक है वह किस प्रकार की है। तो पहले पॉइंट में मैंने बताने का प्रयास किया इसमें दोस्तों, केंद्र व राज्य में जो सरकारें होंगी वह पृथक पृथक होंगी। यानी कि केंद्र और राज्य में जो सरकार होंगी, ठीक है, वह अलग अलग होंगी। जैसे केंद्र में, ठीक है, केंद्र में क्या होते हैं, हमारे पीएम होते हैं, और राज्य में हमारी सरकार जो होती है मुख्यमंत्री की होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो सरकारें होती हैं अलग अलग होती हैं केंद्र और राज्य में। ठीक है, ये किस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, केंद्र व राज्यों में विषयों का विभाजन। दोस्तों, केंद्र और जो राज्य होंगे संघात्मक व्यवस्था में, उसमें जो भी उन लोगों के विषय होंगे उसका विभाजन किया गया है। ठीक है, अब उसमें अलग अलग उनको, ठीक है, विषय दिए गए हैं। जैसे केंद्र सूची, केंद्र के लिए केंद्र सूची है और राज्य के लिए राज्य सूची है, और दोनों के लिए जो बनाई गई है समवर्ती सूची बनाई गई। ठीक है, लेकिन आवश्यक रूप से यह जो इसमें ज़्यादा शक्तियां होती हैं वह केंद्र को होती हैं। यदि आप देखें कि केंद्र सूची के अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों, तो केंद्र सूची के अंतर्गत देखेंगे आपके जैसे रेलवे आ गया, टेलीफोन आ गया, ठीक है, विदेशी आपके ऋण वगैरह आ गया, तो ये केंद्र लेगा। ठीक है, यदि ऋण लेना होगा हमारे देश को, भारत को, तो कोई राज्य नहीं लेगा, यह केंद्र लेगा। ठीक है, आप रेलवे से यात्रा करते हैं दोस्तों तो इस पे हमेशा केंद्र का नियंत्रण होता है। डाक जो होता है दोस्तों, यदि आप डाक विभाग में यदि आप जॉब पाते हैं तो वह आप राज्य के अंतर्गत नहीं आएंगे, आप केंद्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यह जो विषय होता है यह केंद्र के अंतर्गत होते हैं। इस पे जो नियम कानून बनाए जाएंगे यह केंद्र के अंतर्गत होगा। यह आपके राज्य में भी तो चलेगा, ठीक है, सारी क्रियाएं होंगी, लेकिन नियंत्रण किसका होगा? केंद्र का होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब केंद्र सूची बनी थी तो उस समय इसमें कुछ जो विषय थे केंद्र सूची में, टोटल आपके 97 विषय थे। प्रश्न यहाँ से बन जाता है। ठीक है, विषय तो 97 विषय थे। ठीक है, कितने विषय थे दोस्तों? 97 विषय थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग आपके 100 विषय हो चुके हैं। ठीक है, 100 विषय हो चुके हैं, लेकिन मूल जब केंद्र सूची जब बनाई गई थी तो उसमें आपके 97 विषय थे। तो आपके ऑप्शन में, ठीक है, यदि पूछा जाए मूल कितने थे तो आप 97, वर्तमान पूछा है जाए तो ऑप्शन में आप 100 मान सकते हैं। ठीक है, या ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से जुड़े हैं दोस्तों इस 97 में। तो 97 में आपके जो 2 का, ठीक है, संख्या 2 का, 92 का और 92 ख जोड़ा गया, जिसको लेकर आपके टोटल कितने हो जाते हैं? 100 हो जाते हैं। ठीक है, एक था आपका 33 जिसको हटाकर, ठीक है, हटा दिया गया था, और इन तीनों को जोड़ने के बाद आपके 97 से कितनी हो गई? 100 हो जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, वर्तमान समय में केंद्र सूची में कितने विषय हैं? 100 हैं, और मूल कहा जाए तो आपके 97 विषय हैं। इसी प्रकार से राज्य सूची में देखा जाए दोस्तों, तो राज्य सूची में टोटल जो विषय हैं वर्तमान में देखा जाए तो 61 हैं। ठीक है, 61 हैं। कितने हैं? 61 हैं, लेकिन मूल में कितने थे? तो 66 थे। कितने थे? 66 थे, यानी कि 61 हो गए हैं, यानी कुछ हटाए गए हैं। तो वह कौन कौन से हटाए गए हैं दोस्तों? तो संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटा दिया गया। तो टोटल आपके कितने हो गए हैं इस समय? तो इस समय देखेंगे तो आपके 61 हो गए हैं, मूल में आपके 66 थे। तो इस तरह से आपके वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं?
तो आपके 61 हैं, मूलतः आपके पहले जो बना था तो उस समय 66 थे, अभी 61 है, ठीक है। इसके बाद समवर्ती सूची देखेंगे तो समवर्ती सूची जैसा कि मैंने बताया कि, और हाँ, राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी देख लीजिए। जैसे स्थानीय स्वशासन आ गया, ठीक है, आपके क्रय विक्रय आ गया, सिंचाई वाली व्यवस्था आ गई, लोक व्यवस्था आ गई, ठीक है, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। केंद्र सूची याद रखिएगा, डाक हो गया, टेलीफोन हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, ये सब आपके केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। और आपके राज्य सूची में आपके लोक व्यवस्था हो गई, पुलिस हो गया, ठीक है, स्थानीय स्वशासन हो गया, ये सब आपके राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में देखिए दोस्तों क्या क्या आता है, पहले तो देख लीजिए कितने विषय आपके समवर्ती सूची में थे। तो टोटल आपके जब समवर्ती सूची बनाई गई थी तो 47 विषय थे, ठीक है, 47 विषय थे। वर्तमान में देखा जाए तो अभी 52 विषय हैं, ठीक है, कितने हैं, 52 विषय, यानी 47 से 52 हो गए, यानी कि बढ़े हैं, ठीक है, घटे नहीं है, बढ़े हैं। कौन कौन से बढ़े हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, 11 क, 17 ख और 20 क, ठीक है, इसके बाद 33 क, इसको जोड़ा गया है। टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो ये एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 11 क, 17 क, 17 ख, 20 क और 33 क, इसको जोड़ने के बाद 47 से आपके 52 हो जाती हैं आपके समवर्ती सूची में जो आपके विषय हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे समवर्ती सूची आखिर क्या होती है। तो दोस्तों समवर्ती सूची में आप देखेंगे आपकी जो परिवार नियोजन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब समवर्ती विषय के अंतर्गत आते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, इस पे यदि समवर्ती विषय पे यदि कोई विवाद होता है तो हमेशा याद रखिएगा, जो केंद्र के द्वारा जो विषय बनाए जाएंगे, जो निर्णय लिया जाएगा वह अधिक मान्य होता है, क्योंकि केंद्र का इस पे नियंत्रण अधिक होता है समवर्ती सूची पे। तो दोस्तों ये था आपकी, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में, ठीक है, केंद्र व राज्यों के विषय में जो विभाजन, विषयों का विभाजन है उसको हमने देखा, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को। जिससे बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं इस पॉइंटों के जरिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संघात्मक व्यवस्था में और क्या है। तीसरा पॉइंट में बताया गया है दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता। यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होगा दोस्तों, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संघात्मक व्यवस्था में जो संविधान होगा दोस्तों वह सर्वोच्च माना जाएगा। संविधान के, ठीक है, उसके अगेंस्ट यदि कोई नियम कानून होगा तो वह मान्य नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, वह मान्य नहीं होगा। उसे न्यायपालिका जो है क्या कर सकती है, उस पर आपका, ठीक है, उसके लिए आपको बदलाव करने के, ठीक है, सुझाव देगी या उस नियम कानून को हटा देगी, ठीक है। तो ये होता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था होगी संविधान के अनुरूप जो भी उसमें नियम कानून बनाए रहेंगे उसके अनुसार चलेगा। चौथा पॉइंट आपको बताया गया है, उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की रक्षा करना तथा उसकी निष्पक्षता बनाए रखना। बहुत ही अच्छी बात इसमें बताई गई है कि जो उच्चतम न्यायालय होगा, संघात्मक व्यवस्था की बात हो रही है, संघात्मक व्यवस्था में जो उच्चतम न्यायालय होगा वह संविधान की रक्षा करेगा और उसकी निष्पक्षता को बनाए रखेगा दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा कि संघात्मक व्यवस्था में जो उच्चतम न्यायालय होगा वह संविधान के कोई भी नियम कानून पर यदि उसका हनन होता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो वह न्यायपालिका उसकी रक्षा करेगी और उसको निष्पक्ष हमेशा बनाए रखेगी। वह किसी के पक्ष में नहीं इस तरह से करेगी कि यह केंद्र के लिए वह उसको, ठीक है, उसको उसके हिसाब से करे या राज्य के हिसाब से वह करे। हमेशा वह निष्पक्ष करेगी जो संविधान के अनुरूप होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका संघात्मक व्यवस्था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, भारत की बात हो रही है, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एकात्मक व्यवस्था, ठीक है। भारत में किस प्रकार की एकात्मक व्यवस्था है, देखिए एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं दोस्तों यह केंद्र को दी गई है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं दोस्तों यह केंद्र को दी गई हैं, ठीक है, किसको, केंद्र को दी गई हैं। तो देखिए दो शक्तियां हो गई, ठीक है, केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य के अलावा एक अवशिष्ट शक्तियां होती हैं जो कि यह किसको दी गई हैं, केंद्र को दी गई है, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं केंद्र को होती है, इस पर राज्य, ठीक है, राज्य का नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखिए कह रहा है राज्यों को अपना संविधान बनाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों देखिए एकात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें जो राज्य होंगे उनको अपना संविधान बनाने का, ठीक है, अनुमति नहीं होता है। इससे पहले जब 370 जम्मू कश्मीर में लागू था
तो वहाँ पे उनका अलग संविधान था, ठीक है, वह अपवाद के रूप में था, लेकिन वह 370 को हटाने के बाद वह भी क्या हो गया है, ठीक है, वहाँ भी हमारे देश का जो संविधान है, भारत का संविधान है, वही लागू होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो राज्यों को अपना संविधान बनाने की अनुमति नहीं होता है एकात्मक व्यवस्था में। इसके बाद देखेंगे हम लोग, तीसरा है आपका संविधान संशोधन में राज्यों के केवल कुछ उपबंधों की सहमति ली जाती है। दोस्तों, यदि संविधान के किसी भी उपबंध, किसी भी अनुच्छेद में यदि कोई संशोधन करना होता है तो उसमें राज्य का बहुत ज़्यादा, ठीक, रोल नहीं होता है। केवल कुछ ही ऐसे उपबंध है जिसमें उनकी ठीक है, सहमति ली जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका एकात्मक व्यवस्था में, ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों को केवल थोड़े से, ठीक है, अधिकार दिए गए हैं, उनसे केवल सहमति ली जाती है। चौथा पॉइंट देखिए बताया गया है, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं, ठीक है। जैसा कि आगे हम लोगों ने देखा कि जो राज्य होंगे वो अपना संविधान नहीं बनाएंगे अलग से, और उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। एकात्मक व्यवस्था, तो हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, राज्यों में पृथक होने का अधिकार नहीं है। तो दोनों तरह के हमारे देश में व्यवस्थाएं, एक संघात्मक और एकात्मक, दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो भी राज्य होंगे हमारे देश से, ये नहीं कि यूपी अलग हो जाए, बिहार अलग होकर हम कहें कि हम अलग अपना, ठीक है, संप्रभुता राज्य अपने आप को स्थापित करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वह केंद्र के अधीन ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है आपका एकात्मक व्यवस्था में, पांचवा देखिए कहा गया है कि संघ की संसद द्वारा सीमाओं की परिवर्तन के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं। दोस्तों, यदि संघ, जो आपका संघ होगा, ठीक है, उसके संसद द्वारा यदि उसके जो सीमाएं होंगे, यदि उसमें परिवर्तन करना होगा, बढ़ाना होगा, घटाना होगा, ठीक है, तो उसमें राज्य की जो सहमति होती है वह आवश्यक नहीं होती। यह आपका जो केंद्र होगा वह अपने हिसाब से निर्णय लेगा कि जो संघ की संसद द्वारा जो सीमाओं का परिवर्तन करना है किस प्रकार से करना होगा, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। यह एकात्मक व्यवस्था का एक गुण यह भी है। आगे हम लोग देखते हैं छठा पॉइंट, देखिए क्या कह रहा है। छठा पॉइंट देखिए कह रहा है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, लेकिन संघ का राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के विधान पर नियंत्रण। दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच में क्या है, शक्तियों का विभाजन तो है, यह हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं कि विभाजन है तो राज्य कुछ भी कर ले, ठीक है, राज्य कुछ भी कर ले, शक्तियों का विभाजन तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि वह राज्य क्या करे, राज्य की जो सरकार होगी मनमानी तरीके से चलने लगे, संवैधानिक ढांचे से नहीं चले, ठीक है, वहाँ पे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो राज्य का जो राज्यपाल होगा वह राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को बताएंगे कि इस राज्य में जो संवैधानिक ढांचा है वह विफल हो चुका है, जो राज्य में जो नियम कानून है वह सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था उथल पुथल हो चुकी है, तो आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास, राष्ट्रपति लगाने का जो शासन है आप इस पर सहमति अपना दें, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वह राष्ट्रपति शासन वहाँ पे उस स्टेट में लगाते हैं, ठीक है। जब हमेशा याद रखें, जब राज्य में संवैधानिक ढांचा नहीं चलेगा तो राज्यपाल क्या करेंगे, राष्ट्रपति से, ठीक है, कहेंगे, तब राष्ट्रपति महोदय उस राज्य में क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो ये खूबसूरती है हमारे देश में कि शक्तियों का विभाजन होते हुए भी राज्य मनमानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल जो होंगे यदि ऐसा देखेंगे कि जो संविधान के अनुरूप जो व्यवस्थाएं विफल हो रही हैं, नहीं चल रही हैं, ठीक है, तो वह राष्ट्रपति से कहकर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सातवां पॉइंट देखते हैं हम लोग एकात्मक व्यवस्था में, इकहरी नागरिकता। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में क्या है, इकहरी नागरिकता है। एकात्मक व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पे क्या है, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था एकात्मक दोनों है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, इकहरी नागरिकता है, ठीक है। यानी कि आप ये कभी नहीं कहेंगे कि, ठीक है, कि हम अपने यूपी के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, मुंबई के नागरिक हैं, ठीक है, बिहार के हैं, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। आप हमेशा यह कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। किसके नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, ठीक है। यह, ठीक है, इकहरी नागरिकता आपके अपने भारत में है,
ठीक है, संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी। जबकि आपके यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है। जैसे वहाँ न्यूयॉर्क का कोई व्यक्ति है तो वह कहेगा कि मैं न्यूयॉर्क का भी नागरिक हूँ और यूएसए का भी नागरिक हूँ, तो दो प्रकार के नागरिकता वह अपने आप को बताता है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, नागरिकता जो है एकारी है, जो कि एकात्मक व्यवस्था का एक गुण है ये भी। 8वां पॉइंट देखिए बताया गया है, लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। ठीक है, तो लोक सेवाएं जो है दोस्तों, इसका विभाजन आप नहीं कर सकते एकारी नागरिकता में। ये तो छोटा सा पॉइंट है। देखिए 9वां पॉइंट करा है, न्यायपालिका का विभाजन नहीं। तो दोस्तों जो केंद्र में न्यायपालिका होगी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये नहीं कि केवल वह सुप्रीम कोर्ट जो होगी दिल्ली में है तो वह दिल्ली के लिए है या केंद्र के लिए है, वह हर एक राज्य के लिए है दोस्तों। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होगा वह सबके लिए इक्वल है, बराबर है, वह किसी का विभाजन नहीं कर सकती कि यूपी का सुप्रीम कोर्ट अलग होगा और महाराष्ट्र का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, बिहार का अलग होगा। न्यायपालिका पूरे देश का एक होगा। ठीक है, हर एक राज्य के लिए जो सुप्रीम कोर्ट होगी वह एक होगी, उसका विभाजन नहीं हो सकता। इसके बाद है 10वां, केंद्र प्रशासित क्षेत्र। तो दोस्तों एकात्मक व्यवस्था में केंद्र प्रशासित क्षेत्र भी आते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे देश में कितने केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला पॉइंट है आपका 11वां, आर्थिक दृष्टि से राज्य केंद्र पर निर्भर। दोस्तों याद रखिएगा, एकात्मक व्यवस्था में आर्थिक दृष्टि से जो होते हैं राज्य, वह केंद्र पर निर्भर होते हैं। यानी राज्यों को यदि किसी प्रकार की आर्थिक दृष्टि से पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वह केंद्र पर निर्भर होते हैं, वह केंद्र से डिमांड करते हैं कि हमें पैसे की आवश्यकता है। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि एकात्मक व्यवस्था में जो राज्य होगा वह आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर निर्भर होगा। ठीक है, अभी जैसे पंजाब में जो सरकार बनी है दोस्तों, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वह केंद्र से डिमांड किए थे कि हमें इतने रुपयों की आवश्यकता है। तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है कि हमारे देश में एकात्मक व्यवस्था भी है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से जो राज्य होंगे वह केंद्र पर ही निर्भर होंगे। इसके बाद देखिए आखिरी पॉइंट देखिए एकात्मक व्यवस्था का। एकात्मक व्यवस्था में आखिरी पॉइंट 12वां पॉइंट देखिए क्या बताया गया है, आपातकालीन उपबंधों के द्वारा एकात्मक शासन स्थापित हो जाता है। दोस्तों इसका मतलब यह है, जब आपातकालीन व्यवस्था यदि लागू हो जाए हमारे देश में, ठीक है, तो उस समय जो एकात्मक व्यवस्था जो होती है, ठीक है, यानी कि राज्य में जो भी व्यवस्थाएं होंगी वह किस प्रकार की हो जाती हैं, वह केंद्र के अधीन हो जाती हैं। यानी टोटल जो काम होगा वह केंद्र के द्वारा चलेगा। ठीक है, आपातकालीन ऐसी स्थिति यदि आती है तो। ठीक है, तो ये था हम लोगों का दोस्तों, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था हमारे देश में, भारत में किस प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है हम लोगों ने जाना। संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है। तो संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों है। ठीक है, और इसके हम लोगों ने गुणों को देखा, विशेषताओं को देखा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से आप लाइक करिएगा, यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस तरह की मैं वीडियो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराता हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग शेयर करें, वीडियो को आप लोग वीडियो को लाइक करें। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो पीडीएफ मैं देता हूँ इसे एक बार रिवाइज कर लिया करिए। ठीक है, पीडीएफ में रिवाइज करने से हो जाएगा कि जो सुना चीज़ होता है वो थोड़ा सा हम लोगों को और कंठस्थ याद हो जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने लिखा है कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ मैंने ये लिंक दिया हुआ है, इसे आप कॉपी करके यूट्यूब में जब सर्च करेंगे तो ये मेरे यूट्यूब चैनल का ये लिंक है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल लाइव हम लोग होंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।